Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Saif Rahman Khatak. Dear students, today is our second lecture of first year physics, chapter number 1, measurement. In today's lecture we will cover what is system international, what is base unit, what is derived unit, what is supplementary unit. In supplementary unit basically we will discuss what is radian and steradian. So let's start our first lecture. Before going to System International, we have to discuss the background of System International. System International was established in 1960 by the 11th General Conference on Weight and Measure. The CGPM is the international authority that ensures wide dissemination of the SI and modify the SI is necessary to reflect the latest or the last advance in science and technology. It was designed to replace the misunderstood and mixed up units that were in use at that time. आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल का जो बैकग्राउंड है, तो सिस्टम इंटरनेशनल आपके पास 1960 में जो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मास है। अब आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रुप्स है, जिधर यहाँ पर आपके पास जो कमेटी है जिसका नाम CGMP है, तो इनका जो 11 कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो 11 कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसको एक्स्टेब्लिश किया, उसको वाज़ेह कर दिया कि आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो क्या चीज़ है। इसकी ज़रूरत आपके पास इसलिए पड़ी कि आपके पास मुख्तलिफ़ जंगे हुई मुख्तलिफ़ कौमियत आपके पास वजूद में आई, जहाँ पर आपके पास लोगों का एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है या वो लोग जो एक दूसरे के साथ जो यूनिट्स वगैरह जो डीलिंग वगैरह करते थे उसमें मिक्सअप हुआ, मतलब उनमें कन्फ्यूजन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा किसी चीज़ को एक नाम देते हैं तो दूसरे मुल्क में वो लोग उसको दूसरा नाम देते थे, तो इन वजह से उनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश हुआ। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की ख़त्म करने के लिए आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसको वजूद में लाया गया। अब आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो क्या है, इसका अब थोड़ा सा जो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो 1960 में एक इंटरनेशनल सिस्टम कमेटी, जिसको हमने पहले आपको पढ़ा CGM से, तो वो एक एग्री हुए कुछ डिफिनीशन और स्टैंडर्ड के ऊपर जिनको उन्होंने नाम दिया सिस्टम इंटरनेशनल। तो इन 1960 इंटरनेशनल सिस्टम कम्युनिटी एग्रीड ऑन अ सिस्टम डिफिनीशन एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी आपको मालूम है कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल का जो डिफिनीशन है वो कुछ ही है कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ये है कि आपके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट जो हम यूज़ करते हैं तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, तो इसको हम नाम देते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। दूसरा डिफिनीशन भी इसके साथ रिलेटेड इसी तरह से है कि आपके पास द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड और क्वांटिटीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल फिनोमेना। आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो एक क्या है, एक साइंटिफिक मेथड जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी मैग्नीट्यूड को या जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल को यूज़ करते हैं। अब साइंस क्या है, साइंस रिक्वायर्ड दैट द क्वांटिटी मस्ट बी डिफाइंड एंड मेजर। साइंस में हम जो भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो उसका एक प्रॉपर डिफिनीशन होना चाहिए और उसको हम मेजर भी कर सकें। हाउ टू फॉर्म अ सिस्टम इट डज नॉट नीड टू डिफाइन एवरी क्वांटिटी। अगर हम कोई सिस्टम बना रहे तो सिस्टम के लिए हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ को डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें। तो इसके लिए हम कुछ क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटी। और ये बेस क्वांटिटी क्या है, ये एसेसिबल है एंड इनवेरिएबल स्टैंडर्ड से। एसेसिबल से मुराद काबिल रसाई और इनवेरिएबल मतलब एक मुस्तकिल वैल्यूज है या क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो सच डेट ऑल अदर क्वांटिटी एंड यूनिट्स आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दिस क्वांटिटी। फिर आपके पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटी, इसी की बदौलत हम बाकी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह हमने नेचर फिनोमेना की बात की, तो नेचर फिनोमेना आपके पास जो इवेंट है, जो ऑकरेंस है, जो आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास नेचुरल फिनोमेना है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है व्हाट इज बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान आपके पास 3 डिफिनीशन लिखे हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटी वो कम से कम फिजिकल क्वांटिटी है जिसको यूनिट को डिफाइन कर दिया और उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, ताकि इसी की बदौलत हम और फिजिकल क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी आर द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी selected and their units are defined and standardized such that in terms of these all other physical quantity can be expressed. तो दूसरा जो डिफिनीशन है, द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी proposed by a group of scientists in terms of which
other physical quantity can be expressed. अब इन्होंने यहाँ पर हमने मिनिमम का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि आपके पास ओनली 7 क्वांटिटीज़ है, तो ये वो कम से कम क्वांटिटी है जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इकट्ठे हुए उन्हें मुंतखब कर दिया जो एप्लीकेबल है सारे फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग इसको यूज़ करते हैं क्वांटिटी सबके लिए सेम होंगे। फिर जो तीसरा डिफिनेशन है कि दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड। ये वो क्वांटिटी है जिसकी बदौलत हम और क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हैं। तो ये 7 क्वांटिटी है, इस 7 के अलावा आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी क्या है, वो डेराइव्ड है। तो आपके पास नीचे हमने लिखा कि देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जो बेस क्वांटिटी है इसके तो कोई ना कोई यूनिट भी होंगे जिसको हम नाम देते हैं बेस यूनिट। तो बेस यूनिट क्या है, इन SI 7 फिजिकल क्वांटिटी आर चूजन एज बेस एंड देयर यूनिट आर कॉल्ड SI बेस यूनिट। जो 7 क्वांटिटी है जिसको साइंटिस्ट ने चूज किया, अब इनके कोई ना कोई यूनिट्स है तो उस यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, बेस यूनिट्स। तो आपके पास जो बुक में ये इंपॉर्टेंट टेबल है आपके बार बार आपके पास पेपर में आते हैं कि आपके जो बेस यूनिट्स है उसका जो टेबल है इसको एक्सप्लेन करो, या जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप एक्सप्लेन करो। तो ये टेबल आपके पास लाजिमी है, आप सब लोग याद कीजिए कि आपके पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपके पास लेंथ है, लेंथ का जो सिंबल है इसको हम L, X, R, D, S वगैरह सबसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह आपके पास मास है, इसका सिंबल स्मॉल m है, इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टाइम है, टाइम का सिंबल स्मॉल t यूनिट सेकंड है जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल I स्मॉल i से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो यूनिट है वो एम्पियर और इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो बेस यूनिट है वो आपके पास केल्विन है और इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है वो कैंडेला है और उसका जो सिंबल है CD है। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है वो मोल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL के साथ। आप बेस फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ आपके पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटी है जिसको हम हासिल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग वन बेस क्वांटिटी विद अनदर बेस फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें या एक बेस फिजिकल क्वांटिटी दूसरे बेस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आपके पास जो भी चीज़ बनेगा तो वो क्या होगा, वो डिराइव्ड होगा। तो आपके पास डिराइव क्वांटिटी में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसमें प्लस एडिशन नहीं हो सकता। जो दूसरा डिफिनीशन है क्या, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास जो दूसरा डिफिनीशन है, आपके पास वो क्वांटिटी जिसको हमने डिराइव कर दिया या जिसको हमने डिफाइन कर दिया है इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको हम नाम देते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, वर्क, एनर्जी, पावर, एरिया, आपके पास स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा आपके पास क्या है, ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अब जिस तरह हम लोगों ने बेस यूनिट पर, इस तरह आपके पास जो डिराइव क्वांटिटी है उसके भी कोई ना कोई यूनिट्स होता है। इस यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, डिराइव्ड यूनिट या यूनिट डेट डिराइव फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग बेस यूनिट आर टर्म एज डिराइव यूनिट। यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल लिए, आप इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया एरिया है जिसका सिंबल A है और इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर मीटर है और इसको हम मीटर स्क्वायर से m⁻² से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम है, कैपिटल V से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है और इसको क्या है, m3। नेक्स्ट आपके पास स्पीड है, स्पीड को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड। इस तरह एक्सेलरेशन है, इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट आपके पास ये बेस फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी तो आसान है। नेक्स्ट आपके पास जो यूनिट है थोड़ा सा ये एडिशन इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपके पास अभी फर्स्ट ईयर में पहली बार आए, क्योंकि 9-10 में जब हम लोगों ने डिस्कस करी तो सिर्फ बेस और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस कर दिया। अब फर्स्ट ईयर में जो सप्लीमेंट्री यूनिट है इसका एडिशन हुआ है। तो आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, जो वो क्वांटिटी जो ना तो बेस है ना डिराइव्ड है, तो इसको एक अलग नाम हमने दिया, वो सप्लीमेंट्री है। और ये आपके पास प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट है जिसको हम नाम देते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। तो आपके पास प्योर ज्योमेट्रिक यूनिट जेट रेडियन एंड स्टेरेडियन वर क्लासिफाइड बाय द सिस्टम इंटरनेशनल एज सप्लीमेंट्री यूनिट। तो जो आपके पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसने सबसे पहले जो शुरुआत में उन्होंने इसको बोला है कि आपके पास ना तो बेस है ना डिराइव्ड है बल्कि सप्लीमेंट्री यूनिट है। बट दिस डिस्टिंग्विशन वाज एब्रोगेटेड इन द 20th CGPM मीटिंग। आपके पास जब CGPM का जो मीटिंग था तो 20वां मीटिंग था उसमें उन्होंने इसको मतलब कैंसिल कर दिया
कि आपके पास जो ये जो रेडियन स्टेरोइडियन ये आपके पास सप्लीमेंट्री इसको कैंसिल कर दिया, और फिर 1995 में उन्होंने कहा कि आपके पास जो रेडियन स्टेरोइडियन वो भी आपके पास डिराइव्ड यूनिट से। तो पहले हम शुरू करते हैं कि रेडियन आपके पास क्या है। तो रेडियन आपके पास डिफिनीशन कुछ यूँ है कि द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। प्लेन एंगल आपके पास वो प्लेन एंगल जो आपके पास किसी भी सेंटर के सर्कल से बन रहा है, और उसमें जो बन रहा है उसमें जो आर्क ऑफ लेंथ है, जितना अगर आप सर्कल में जो सर्कमफेरेंस है अगर उसके ऊपर हम आर्क ले ले और वो आर्क आपके पास रेडियस के बराबर हो, तो आपके पास जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देते हैं प्लेन एंगल या रेडियन। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, आपको वाज़ेह हो जाए कि आपके पास जो प्लेन एंगल है जो रेडियन है वो क्या है। तो टू डिफाइन द नंबर ऑफ रेडियन इन सर्कल, ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आप डिफाइन करो कि रेडियन आपके पास किस चीज़ के बराबर है, फिर आपके पास जो स्टेरोइडियन है वो कितने के बराबर है। तो इसको रेडियन को एक्सप्लेन भी करते हैं और आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास हल हो जाएगा। तो अगर हम फाइंड करें कि आपके पास किसी सर्कल के अंदर जो रेडियन है वो कितना होगा, तो अब आपके पास डायग्राम में आपको वाज़ेह है कि आपके पास एक आर्क है, और आपके पास जो आर्क है जितने मैंने आर्क लिया उसको भी मैंने आर का नाम दिया, और आपके पास जितने भी आपके पास जो रेडियस है वो भी आ रहे, तो दोनों जो आपका रिटर्न नजर आ रहे हैं दोनों रेडियस और आर्क आपस में बराबर है। और डिफिनीशन में हमने बोला कि जितना आर्क है उतना रेडियस होगा, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो 1 रेडियन होगा। तो आपके सब फिगर में आपको नजर आ रहा है जो ओ ऑफ द सर्कल टेक अ पॉइंट बी ऑन द सर्कल सो दैट आर्क ए बी विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ ओ है। आपके पास अगर सर्कल का जो सेंटर ओ है, अगर उसका जो ए आपके पास कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर अगर आप लोगे तो आपके पास जो फासला होगा वो रेडियस होगा। फिर ए बी अगर आप ओ ए के बराबर हम अगर आर्क लगाए तो आपके पास जितना आर्क होगा उतना रेडियस है, तो आपके पास जो एंगल बनेगा एंगल ए ओ बी या ए ओ बी, तो आपके पास क्या होगा, ये 1 रेडियन होगा। नाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रेडियन आर इन कंप्लीट सर्कल, पूरे सर्कल में अगर हम देखें कि आपके पास रेडियन क्या है, तो यू मस्ट नो हाउ मेनी डू आई मेक द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो हमें पता होना चाहिए कि आपके पास जो सर्कमफेरेंस का मतलब है पूरे सर्कल का जो लेंथ है। So its length of the circumference of the circle is divided and the length of the radius of the circle we will get number of radii included in the circumference of the circle। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी सर्कल का रेडियाई तो कितना टोटल कितना सर्कमफेरेंस है, हम मालूम है कि आपके सर्कल का जो पूरा सर्कमफेरेंस है वो 2πr है। अगर उसको हम रेडियस पे डिवाइड करें तो आपके पास जो भी चीज़ बनेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रेडियन इन दी सर्कल होगा। तो अगर since circumference of a circle is given by c is equal to 2πr, c इधर c है, आप इसको s भी ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप सर्कमफेरेंस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने जो सर्कमफेरेंस लिया वो 2πr लिया। अगर इस 2πr को मैं सर्कल की रेडियस के ऊपर डिवाइडेड करूँ तो 2πr डिवाइडेड बाई r, तो r के साथ कैंसिल आ जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, 2π रेडियन। थस द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कंसिस्ट ऑफ 2π रेडियन। तो किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसमें 2π रेडियन या 360 डिग्री, या अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 × 3.14, तो आपके पास बराबर हो जाएगा 6.28 रेडियन। नेक्स्ट आपके पास स्टेरोइडियन है। तो स्टेरोइडियन क्या है, उसी तरह से वो प्लेन एंगल में हम बात करते हैं, इधर हम स्फीयर की बात करते हैं। तो स्टेरोइडियन हम डिफाइन कर सकते हैं द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। पहले हम सर्कल की बात करते थे, अभी स्फीयर की बात कर रहे थे। तो आपके पास जो सॉलिड एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। आपके पास स्फीयर के सेंटर के साथ एंगल का बनना, और आपके पास जो एंगल वो क्या होगा, वो आपके पास बराबर एरिया ऑफ इट्स सरफेस, जितने भी सरफेस का जो एरिया है डिवाइडेड बाई, उसको हम डिवाइडेड करेंगे स्क्वायर ऑफ द रेडियस, उसमें सादा आर था, इधर हम रेडियस के स्क्वायर के साथ उसको डिवाइडेड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन, इसको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्फीयर को कट कर दें, इफ यू कट द एरिया इन द स्फीयर ऑफ द surface of the sphere equal to the square of the radius of that sphere and then produce the edge of this area to meet at the center of the sphere, then the conical shape is one steroid। इस तरह डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, अगर हमने किया कर जिस तरह एक कोन टाइप हमने बनाया, वो कौन क्या करता है, जो स्फीयर है उसके सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, जो स्फीयर का जो एरिया है वो तो आर स्क्वायर है, और जो आपके पास जो रेडियस है वो आर है सी, तो इनके दरमियान जो एंगल बना है सॉलिड एंगल वो क्या होगा, 1 स्टेरोइड होगा। नाउ फाइंड करते हैं कि आपके पास स्फीयर में कितने स्टेरोइड होंगे। तो वी नो that how many times area the sphere contain area is equal to the square of the radius of the length, जिस तरह हमने सर्कमफेरेंस में पढ़ा 2πr रेडियन से। तो therefore if a is the area of the sphere then the number of steroid in the sphere would be a/r²। जितना आपके पास एरिया होगा डिवाइड कीजिए उसको r स्क्वायर के ऊपर, जिस तरह आपके पास उधर एरिया की जगह सर्कमफेरेंस था और r स्क्वायर की जगह आपके पास सिंपल r था।
तो हमने क्या किया था, सर्कमफेरेंस को r पे डिवाइडेड कर दिया था। इधर हम एरिया को r स्क्वायर पे डिवाइडेड करते हैं। सही है, तो आपके पास ये बराबर हो जाएगा, एरिया आपके पास बराबर है 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 4 पाई स्टेरेडियन बन जाएगा, या पाई की जगह 3.14 लगाएगा तो आपके पास 12.56 स्टेरेडियन बन जाएगा। अब आपके पास जो बुक में है, तो आपके बुक में आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट इन एसआई यूनिट, व्हाट इज मीन बाय बेस डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया इस लेक्चर में कि आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, फिर बेस डिराइव्ड सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको हमने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे कि हाउ मेनी रेडियन अकाउंट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, जिस तरह हमने लिया 2 पाई रेडियन या 2 ज़रबी 3.146.28 रेडियन। फिर हमने पढ़ा हाउ मेनी स्टेरेडियन अकाउंट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए स्क्वायर, जिसको हमने पढ़ा 4 पाई स्टेरेडियन, या अगर आपके देखो 12.56 स्टेरेडियन। सी, तो आपके पास इस लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन कवर हो गए। तो उम्मीद करता हूँ क्या आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए, मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड। अल्लाह हाफिज़।